नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो भाई सैनिक स्कूल का फॉर्म तो दिया भर, लेकिन अब सर पढ़ें क्या? तैयारी क्या करें? साल भर तैयारी की या साल भर तैयारी नहीं की? तो क्या करना है अब आने वाले दिनों में? तो भाई सैनिक स्कूल जारी करता है अपना सिलेबस, ठीक है? तो सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है वो आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें दिया गया होता है। और सैनिक स्कूल के सिलेबस में इस बार काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। तो क्या सिलेबस रहेगा 9th क्लास के लिए, अब मैं लेकर के आया हूँ। 6th के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो 9th के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, अगर आप तैयारी कर रहे हो सैनिक आरएमएस दोनों के लिए, क्योंकि आरएमएस जारी नहीं करता, लेकिन आरएमएस के अंदर सैनिक वाला ही 80-90% सिलेबस रिपीट होता है। तो इसलिए हमें सैनिक आरएमएस दोनों लेकर के चलने हैं। तो सैनिक स्कूल जो एनटीए वाला संस्थान है जो सैनिक का पेपर कराता है, उसने सिलेबस जारी कर दिया है। क्या क्या चीजें सिलेबस में रहने वाली हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? साइंस और सोशल साइंस दोनों के लिए क्या क्या टॉपिक रहेंगे और वो आपको करने कैसे हैं, और सुखोई आपका कैसे उसमें साथ दे सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भाई हमारा जो 100 नंबर का इंतजाम है, ठीक है? सैनिक में कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का इंतजाम है। 50 मार्क्स की साइंस और 50 मार्क्स की सोशल साइंस, यानी ये पोर्शन मैथ्स के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पोर्शन में हमें क्या 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 करना है, तो एक एक करके हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई सुखोई एकेडमी का एप्लीकेशन आपको जरूर डाउनलोड करना है, और सुखोई का जो यूट्यूब है उस पे भी हम डेली क्लास लाते हैं। और अगर आपको ये है कि भाई हमें मन लगा के थोड़ी सी और बेहतर तैयारी करनी है, तो आप सुखोई के क्रैश कोर्स में भी जुड़ सकते हैं जो सैनिक स्कूल के एग्जाम तक रहेगा। 5 घंटे का डेली क्लास इसमें चलता है, और इसमें आपका डेली फ्री मॉक टेस्ट है, स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें इसमें हैं। टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो डेली, और 50 आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, जो कि आपके डिज़ाइन किए गए हैं आपके जो सैनिक का पेपर है और आरएमएस का पेपर है उसके हिसाब से, ठीक है? तो ये सुखोई के एप्लीकेशन पे स्टोर से आपको मिल जाएंगे 50 मॉक टेस्ट, जो कि आपके 799 के रहेंगे। और आपकी जो प्रैक्टिस है 9th क्लास के लिए वो और बेहतर रहेगी। तो अब मैं 9th का आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? ये नंबर आपको दिया है, तो इस पे आप करके आप कोई भी क्वेरी कोई भी चीज़ है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चलो एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले साइंस में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है? साइंस में जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस है। तो साइंस जो है वो आपका फॉसिल फ्यूल यानी कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जो चैप्टर दे रखा है 8th क्लास में वही पूछा जाएगा। कंबशन और फ्लेम के बारे में ये पूछा जाएगा, भाई कोयला कैसे बनता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, कहाँ निकाला जाता है, कौन कौन से पेट्रोलियम के जो भाई निकाले जाते हैं, जो सब टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा आपसे भाई चीज़ों को जलाया कैसे जाता है, या जो मोमबत्ती होती है उसका जो फ्लेम बनता है उसके पार्ट कौन कौन से, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके अलावा सेल का स्ट्रक्चर, एनिमल और जो भाई प्लांट सेल है दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है नॉर्मली, कि भाई सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल हैं, क्या क्या काम वो आते हैं, ठीक है? इसके अलावा रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है, ठीक है? तो भाई आपसे फर्टिलाइजेशन के बारे में, आपसे भाई जो हमारे हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी हमें पूछा जा सकता है, जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में। और इसके अलावा रिप्रोडक्शन में जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी हमसे सीधा सिंपल सा पूछा जा सकता है। यहाँ से कठिन चीज़ें भी आ सकती हैं। अगर हमारे 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं सैनिक में, तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके कठिन भी आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हम कर सकते हैं, 4 से 5 कठिन आएंगे, ठीक है? आरएमएस के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, और अभी तक जो देखा गया है ज्यादातर, तो आरएमएस में तो साइंस आसान ही आती है, 50 क्वेश्चन इजी ही आते, ज्यादा कठिन नहीं आते। सैनिक में थोड़े से कठिन आ जाते हैं। इसके अलावा फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर, ठीक है? ये 2 चैप्टर में दिया गया है, लेकिन आप इसे एक साथ कर सकते हो क्योंकि ये सब फोर्स का ही हिस्सा है, ठीक है? तो फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर, इस पे एक सवाल आपका न्यूमेरिकल आता है,
जो आपका भाई प्रेशर पे भी आ सकता है, जो फ्रिक्शन पे भी आ सकता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल आपका आता है। उसके अलावा चैप्टर है साउंड का, कि साउंड इंफ्रासोनिक कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक कौन सी होती है, सोनिक साउंड कौन सी होती है, या साउंड के जो अप्लायंस होते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, या भाई हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें साउंड में हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो उसके अलावा अगला है भाई हमारा लाइट वाला चैप्टर। लाइट में जो 8th क्लास में दिया गया है जनरली वो रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, इनके बारे में ही दिया गया है। मल्टीपल इमेजेस कैसे बनती हैं, कितनी मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, पेरिस्कोप क्या होता है, क्लाइडोस्कोप क्या होता है, ठीक है जी। जो मिरर है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो यही हमसे 8th क्लास में लाइट में पूछा गया है कि डिस्पर्जन क्या होता है, वेवग्योर क्या होता है। और जो आई है, आई के जो डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में भी हमसे भाई 8th क्लास में है। तो नॉर्मली 8th क्लास का सिलेबस ही हमें करना है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल जो है ये आपको कुछ चैप्टर्स जो हैं ये मिलेंगे नहीं नई एनसीईआरटी में, तो पुरानी एनसीईआरटी में प्रेफर करूंगा। और इसके अलावा यूट्यूब पे हम लाते रहते हैं, वहां से भी कर सकते हो, और सुखोई का जो एप्लीकेशन का बैच है वहां से भी चीजें आप कर सकते हो। और ये आप ध्यान रखोगे कि एप्लीकेशन पे आने वाला जो 1 महीना है उस पे क्लासेस मैं ही लेने वाला हूँ। जी हाँ, एप्लीकेशन पे जो साइंस और सोशल साइंस की क्लासेस आखिरी 1 महीने में रहेंगी, तो वो जो भी सिलेबस रहेगा 1 महीने का वो मैं आपको खुद से कराने वाला हूँ। खासकर साइंस का जो सिलेबस रहेगा वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मेटल्स और आपके नॉन मेटल्स जो हैं ये आप भी रखने हैं, इनके यूजेस क्या क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो ये आपको याद रखने, ठीक है। फाइबर आपका मिलेगा नहीं एनसीईआरटी में, ये भी हटा दिया गया है, केमिस्ट्री के काफी चैप्टर हटे हैं। तो भाई सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, जैसे नायलॉन के बारे में आपसे पूछ ले, ठीक है जी, आपसे रेयन के बारे में पूछ ले, इनके यूजेस क्या क्या हैं, आपसे प्लास्टिक्स के बारे में पूछ सकता है, थर्मोसेटिंग कौन सा होता है, थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है, ठीक है, पॉलीथीन कौन सा प्लास्टिक है, ठीक है जी। तो ये हमसे पूछा जा सकता है। तो हमें प्लास्टिक्स के बारे में और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, जो पानी हम चढ़ाते हैं किसी दूसरे मेटल पे वो क्या होता है। या हमें पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ें कंडक्टर होती हैं, कौन सी इंसुलेटर होती हैं। डिस्टिल वाटर कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, किसी चीज़ में नमक मिला दो, चीनी मिला दो, तो वो कंडक्टर बनेगी कि इंसुलेटर बनेगी, ठीक है। और ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं कि भाई पॉजिटिव साइन किधर की तरफ आएगा, नेगेटिव किधर की तरफ आएगा, एलईडी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये हमें केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पूछा जाता है। इसके अलावा सोलर सिस्टम का हमारा है कि भाई हमें प्लेनेट्स के बारे में पूछ लेते हैं, हमें सैटेलाइट्स के बारे में और कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। तो इन सब के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमसे आसान जो सवाल हैं वो पूछ लिया जाता है। खासकर जो थोड़े कठिन जो आते हैं सोलर सिस्टम में वो कॉन्स्टेलेशंस वाले ही आते हैं जो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पोल्यूशन में एसिड रेन भी पूछ लिया जाता है, पोल्यूशन भी वाटर का, एयर का, ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, ये सारी चीजें आपको पोल्यूशन में पूछ सकते हैं। गंगा एक्शन प्लान भाई कब हमने लॉन्च किया, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं पोल्यूशन के अंदर। इसके अलावा पोल्यूशन में ही ग्लोबल वार्मिंग है कि भाई हमारे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है पोल्यूशन के कारण, या गैसेज जो हम रिलीज कर रहे हैं, तो इससे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग है। सीधा सिंपल सा, कौन सी गैस इसमें होती है, ठीक है, जो ज़्यादा CO2 इसमें रहती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इनका हम पे अफेक्ट क्या हो रहा है। हम बीमार होते हैं, केवल बीमार नहीं, बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमाता है, ठीक है जी। कुछ हमारे भी काम आते हैं पेनिसिलिन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, हमारे फंगस और बैक्टीरिया, यानी हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ऐसे करके हमें, देखो मैं बार बार कहता हूँ कि पहले हमारा बेसिक ठीक हो, हमें चीज़ों का पता हो, क्योंकि 70 to 80% जो हमारा होता है पेपर वो बेसिक पे डिपेंड करता है। कुछ बहुत कठिन जो होते हैं वो 5 सवाल होते हैं, जिनके चक्कर में हम भाई बिल्कुल पागल रहते हैं कि 5 सवाल बहुत कठिन आए, पेपर बहुत कठिन आया। लेकिन असली सिलेक्शन 70-80% क्वेश्चन ही जो होते हैं वही हमारा
कराते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स हमारा बिल्कुल ठीक हो। यूट्यूब पे भी भाई मैं क्लास लेके आऊँगा साइंस के मैराथन्स 9th क्लास के लिए, और एप्लीकेशन पे भाई पूरे नवंबर में आपके लिए क्लास लेकर के आऊँगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। साइंस की क्लास आपकी एप्लीकेशन पे नवंबर पूरे चलेंगी, और मैं कोशिश करूँगा एक बार आपका पूरा सिलेबस करवाऊँ। ठीक है, उसके अलावा भाई जो नेचुरल फिनोमिना है, ये सिंपली हमसे चार्ज के बारे में इसमें पूछ लिया जाता है, स्टैटिक करंट के बारे में हमें इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, या हम किसी चीज़ को रब करके स्टैटिक करंट बनाते हैं कि हमने भाई कपड़े पे किसी चीज़ को रब किया तो भाई क्या होगा, कपड़ा चार्ज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज के बारे में हमें जनरली पूछ लिया जाता, अर्थक्वेक के बारे में हमें यहाँ पूछ लिया जाता है। ठीक है, लैंडस्लाइड के बारे में पूछ लिया जाता, तो नेचुरल फिनोमेना में हमें है। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये फ्यूल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि भाई किसी भी चीज को अगर जलाया जाए, किसी फ्यूल को जलाया जाए तो उसमें से एनर्जी कितनी निकलती है, तो उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो ये सीधा सिंपल सा रखोगे याद। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये आपके केमिकल इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, कि भाई हम किस पे कौन सा पानी चढ़ाते हैं, तो वो कैसे चढ़ाते हैं, पॉजिटिव साइन किधर की तरफ हो, नेगेटिव साइन किधर की तरफ हो। उसके बाद फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है, फोर्स फ्रिक्शन प्रेशर, वहां पे फ्रिक्शन वाला चैप्टर आ जाएगा। अब एग्रीकल्चर और क्रॉप दोनों ही हमारे पहले चैप्टर में आते हैं, जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, कि भाई खेती करने के लिए हम पहले खेत को जोतते हैं, फिर बोते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर काटते हैं। तो ये हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है ये पूछ ली जाती है हमसे। जो क्रॉप है, रबी है, खरीफ है, ये पूछ ली जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमें करनी है, और इन सब के लिए हमें कौन सी चीजें फॉलो करनी है। देखो, किताबें बहुत हैं भाई, आप एक अग्रवाल एग्जाम काट ले लो, रेडियन ले लो, एनसीईआरटी ले लो, किताबें आपको बहुत मिलेंगी। लेकिन अगर किताबों से ही सब होता तो सब बच्चे भाई अच्छा मार्क्स लेते। वो आपकी मेहनत रहेगी, गाइडेंस रहेगा, और क्या करना है क्या नहीं करना ये रहेगा। एनसीईआरटी आप है पूरा पढ़ लोगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि भैया क्या करना था, कैसे करना था, प्रैक्टिस क्या करनी थी, तो वो कुछ आपके समझ में नहीं बैठेगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं फिर से बता दूं, जो 50 ब्रह्मास्त्र हैं, 50 मॉक टेस्ट हैं, वो आप बिल्कुल ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत बहुत काम के रहने वाले हैं। तो 50 मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। इसके अलावा क्लासेस अगर लेनी है तो भाई आप क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के नवंबर से मैं आऊँगा, साइंस के लिए भी, सोशल साइंस के लिए भी। तो वो आपकी क्लासेस मैं लूँगा, वो मेरी गारंटी भाई आपको दी है, तो वो चीज़ें मैं करूँगा। उसके बाद प्लांट और एनिमल्स को हमें बचाना है, तो उन्हें हम बायोस्फीयर रिजर्व में रख सकते हैं, नेशनल पार्क में रख सकते हैं, सेंचुरी में रख सकते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका दिया गया है ना, कि हमें एनिमल्स को, प्लांट को, जो फौना फ्लोरा है उनको कैसे बचाना है, इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोकना है। तो ये भी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और ये सब कुछ आपका साइंस का जो सिलेबस है वो कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। वो फिक्स है कि हाँ ये सिलेबस है। और जो हमारा 8th का है, थोड़ा सा हमें भाई 8th का जो सिलेबस है वो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा। केवल 8th पढ़ने से, एनसीईआरटी पढ़ने से हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। हमें क्या नहीं करना, किन चीज़ों को फॉलो करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो ये भी हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। केवल किताब अगर हम पढ़ के कर ले तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एडोलसेंस वाला चैप्टर है कि भाई हमारे अंदर कुछ बदलाव होते हैं, जैसे प्यूबर्टी आती है 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र के बाद लड़के लड़कियों में जो बदलाव होते हैं, जो भाई आपके फिजिकल और सेक्सुअल चेंज होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमें कौन कौन से भाई चेंजेस होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे उस एज में। ठीक है, लड़कियों में भाई मीनोपॉज और मीनाप क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और क्या क्या हमें भाई न्यूट्रिशन चाहिए इस एज में, जो 11 से 18 साल की एज होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, हमारे हार्मोन्स कौन कौन से एक्टिव होते हैं इस एज में, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। तो भाई हमारे जो हार्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, डायरेक्टली ब्लड में मिलते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि भैया ये हार्मोन, जैसे हमारा थायरॉक्सिन है, थायराइड से निकलता है। ठीक है, जैसे भाई हमारा एड्रेनालिन है, एड्रेनल से निकलता है। तो ये काम क्या आते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन हमारे काम क्या आते हैं, ये हम इनको करने वाले हैं। ठीक है, तो ये साइंस है, 25 टॉपिक्स है, मैं आपको फिर से बता दूं।
25 टॉपिक्स हैं जो आपको करने कहाँ पे मिल जाएंगे, ये आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो ये 25 टॉपिक हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 25 टॉपिक्स आपके जनरल साइंस के यहाँ पे दे रखे हैं, जो पहले भी यही थे, सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये ऑफिशियल डेटा है जो सैनिक स्कूल एनटीए ने जारी किया है, तो इस ऑफिशियल डेटा में आपको ये सारा कुछ मिल जाने वाला है। अब और क्या क्या है, तो और है भैया सोशल साइंस का 50 नंबर का ये है, अगर आप बेहतर मन लगा के मेहनत करोगे तो एक सब्जेक्ट जिसमें आप बिल्कुल पूरे 50 में से 50 ला सकते हैं वो साइंस है, ठीक है। 50 में से 50 आप ला सकते हो, लेकिन अब जो बदलाव हुआ है सिलेबस में, सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो हुआ है इस बार सोशल साइंस में। क्या ये बदलाव सच में पेपर ऐसा ही आएगा, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। सोशल साइंस में बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये सिलेबस ही पक्का आएगा, क्योंकि सिलेबस पहले भी बहुत रहता था, लेकिन चीजें जो आती थी वो फिक्स भाई बुक से या फिक्स मटेरियल से ही ज्यादा पूछी जाती थी। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा रहे, क्योंकि सैनिक का हम कितने भी साल का पेपर उठा के देख लें, ज्यादातर चीजें वही आई हैं जो कि नॉर्मल भाई हमारे टेक्स्ट बुक्स में हमको पढ़ाई जाती है। लेकिन इस बार काफ़ी बदलाव है सोशल साइंस के अंदर। पहले काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स थे, अभी टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं, ठीक है। अब नए नए टॉपिक जोड़े गए हैं, जिनमें से भारत का ज्योग्राफी जोड़ा है। भारत में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, लैंड फॉर्म्स हैं अलग अलग टाइप के। पहले ये चीज़ें हमें जनरली नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन अभी ये जोड़ दी गई है, ठीक है। रिसोर्स है, उनका कंजर्वेशन कैसे करना है, अब ये हमारा ज्योग्राफी 8th क्लास में आता है, लेकिन वो डायरेक्टली हमें चीजें नहीं दी जैसे पहले डायरेक्टली देते थे, ठीक है। तो हमें भारत की ज्योग्राफी के बारे में, भारत के रिसोर्सेज के बारे में, वो बचाने कैसे हैं, वेदर और क्लाइमेट जो 7th क्लास में आता है, तो ये 7th क्लास वाला दे दिया। यानी हमें ज्योग्राफी जो है, सोशल साइंस जो है, वो 2 क्लासेस की लेके चलनी है, ठीक है। यानी सोशल साइंस हमें 2 क्लास का, और मैं फिर से बता दूं, साइंस हमें केवल और केवल 8th का ही लेके चलना है, बिल्कुल कोई 7th 6th का लेके ना चले, क्योंकि ये गलतियां करते हो, फिर एक क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया, उसके चक्कर में भाई आप दूसरी चीज़ों में पागल हो जाते हो, वो नहीं करना है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि भाई वेदर जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो 7th 8th जहाँ से भी आ रहे हैं वो ही हम चीज़ें करें। तो साइंस पूरा 8 से ही है, और हमारा कुछ चैप्टर जैसे वेदर क्लाइमेट 7th से हैं, ठीक है। लैंड फॉर्म एंड लाइफ ये हमारे 7th से हैं, कि डेजर्ट के बारे में, माउंटेन के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें 7th में पढ़ने को मिलती है। तो 7th का एनवायरनमेंट हमें जरूर करना है, ठीक है। उसके अलावा ये है मैपिंग का, कि जगह कौन कौन सी अर्थ पे क्या है। मैपिंग हमारे किसी भी 7th 8th में नहीं है, भले ही 6th का में छोटा सा टॉपिक है मैपिंग का। तो अब हम मैपिंग को अलग से करेंगे, यानी हमें कुछ ना कुछ 6th का भी करना पड़ेगा। तो 6th का हमें ज्योग्राफी, 7th का हमें ज्योग्राफी, 8th का हमें ज्योग्राफी, और सोशल जो आपका हिस्ट्री पॉलिटी है वो करने हैं, ठीक है। तो ओशियन और कंटिनेंट ये हमें किस क्लास से, ये हमें 6th क्लास से करने हैं। अर्थ की जो मैपिंग है ये भी हमें 6th क्लास से करनी है, यानी कि हमें चीजें 6th 7th 8th तीनों पढ़नी है। अब हमें सोशल साइंस में 6th 7th 8th तीनों पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा भाई जो गवर्नमेंट के टाइप हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कौन कौन सी, मोनार्की क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, तो उनके बारे में भी हमें एक बार पढ़ना है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सिंपल सा ये मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। पॉलिटी के जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूं, वो पॉलिटी के वीडियो भाई आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, आपका ये चैप्टर भी हो जाने वाला है, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, भारत में वोटिंग कैसे होती है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 8th की एनसीईआरटी में दिया गया है पॉलिटी का, ये आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, भारत में संसद जो है वो भाई कब लेजिस्लेचर का काम करती है, कब एग्जीक्यूटिव का काम करती है, कब कानून बनाती है, कब वहां पे लोग चुन के जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। डेमोक्रेसी के बारे में भाई हमारी जो पंचायत है हमें उनके बारे में पढ़ना है, ये चैप्टर पहले भी था, अब भी है, ये रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा भाई हमें इकोनॉमिक्स के बारे में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये मैं सब करवाने वाला हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9th क्लास वालों बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं
आपके लिए ये एक चीज़ कवर करवाने वाला हूँ। खासकर जो एप्लीकेशन वाले हैं उनके लिए तो भाई मैं सब कुछ कवर करवाऊँगा ही। इसके अलावा जो यूट्यूब वाले हैं उनके लिए भी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है? उसके अलावा ये भी भई आपका इकोनॉमिक्स का है और ये हम 6th-7th में इन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे अराउंड क्या-क्या होती है, तो यहाँ से हमें 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है? यानी 25 जो क्वेश्चन हमें सोशल साइंस से आएँगे, आरएमएस में 30 आएँगे, तो ये टॉपिक्स आपके हमें आरएमएस में भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत यानी हमें हड़प्पा के बारे में, यानी हम 6th क्लास की एनसीईआरटी पे पहुँच जाएँगे, तो हमें 6th की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे भाई, ठीक है? यानी 6, 7, 8 तीनों की हमें लेनी है। कल्चरल रूट यहाँ भी हम 6th की एनसीईआरटी में पहुँच जाएँगे, यानी हमें 6th की, 7th की, 8th की और मेरे हिसाब से ये सही भी है कि हमें तीनों क्लासेस का बहुत कठिन ना पूछ के आसान-आसान चीज़ें हम पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? उसके बाद भारत में नए शहर, नई सिटी जो बनी थी, वो भी हम जनरली एनसीईआरटी जो एंशिएंट इंडिया है, यानी इस बार हमसे पूरा का पूरा इतना नहीं दिया जाता था, तो एंशिएंट, इस बार मिडीवल, ये सारा कुछ हमसे भाई पूछने वाले, यानी सिलेबस चेंज हो चुका है, हम सिलेबस के हिसाब से करेंगे, फिर एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है? यानी पहले हमें एक बार सिलेबस के हिसाब से चीज़ें करनी है और फिर हम चीज़ों को एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न ये सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे। इसके अलावा भई जो रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि चीज़ों को दोबारा से जो जोड़ा जाता है खासकर जो ये भी एंशिएंट का टॉपिक हो जाएगा, यानी हम 6th क्लास का ये लेके चल सकते हैं। गुप्ता एरा में क्या-क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है? साइंस टेक के बारे में क्या-क्या था, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी आई उसके बारे में, या फिर हमारा जो मंदिर का आर्किटेक्चर था उस टाइम पे वो कैसा था, तो गुप्ता एरा के बारे में हम कर सकते हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद हम मिडीवल इंडिया की तरफ चलते हैं, मराठास के बारे में, ठीक है जी? और इस बार दिल्ली सल्तनत और जो टॉपिक है मुगल का, वो टॉपिक पूरी तरीके से शायद इन्होंने हटा दिया है। मुझे नहीं पता कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन शायद ना आए। उसके बाद कॉलोनियल एरा यानी कि मॉडर्न इंडिया के बारे में, अब ये चैप्टर बहुत छोटे-छोटे कर दिए हैं कुछ, जैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा होना चाहिए था क्योंकि 8th क्लास में है, तो मॉडर्न इंडिया के बारे में ये चीज़ें बहुत छोटी कर दी हैं, यानी हमें ज़्यादा अब नहीं करना, हमें अब ज़्यादातर फोकस रहना है मेन, यानी हमें केवल टेक्स्ट बुक पे फोकस नहीं करना कि 6, 7, 8 से ही सब कुछ हो जाएगा, ना, वो भी करनी है, लेकिन उनके अलावा भी हमें चीज़ें थोड़ा-सा जो नॉर्मल चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, यानी नॉर्मल जो साइंस के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की जो मैं क्लास लेता हूँ, वो अब आपके लिए ज़रूरी हो जाएँगी, 6th के लिए भी, 9th के लिए भी। पिछली बार 7th के काफ़ी ज़्यादा टॉपिक अलग-अलग दे रखे थे, 38 के करीब टॉपिक थे शायद, इस बार टॉपिक कम है, तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो जो टॉपिक्स हैं, वो काफ़ी कम इस बार हैं। ये साइंस का था, मैं सोशल साइंस की तरफ जाऊँ, तो इस बार केवल टॉपिक जो कर दिए गए हैं वो 23 कर दिए गए, 23 टॉपिक्स इस बार केवल है, जो 15 टॉपिक पिछली बार से कम कर दिए गए हैं। अगर मैं पिछली बार के टॉपिक अगर आपको दिखाऊं, तो पिछली बार जो थे वो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पिछली बार थे, ठीक है? तो पिछली बार के टॉपिक में अगर आपको दिखाऊं तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में 2025 का डाउनलोड करके देखता हूं, जहां पे मैं एक बार आपको अ, जो है 9th के सोशल साइंस का जो टॉपिक थे वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये थे पिछली बार के टॉपिक, सोशल साइंस के 38 टॉपिक थे टोटल, तो काफ़ी बदलाव किया गया इस बार, ठीक है? मुगल था, दिल्ली सल्तनत था, भक्ति था, इनको हटा दिया गया है, ठीक है? हो सकता है रीऑर्गेनाइजेशन वाले में भक्ति, सूफी हम पढ़ सकें, अर्थ का इंटीरियर है, तो ये केवल अर्थ के बारे में, अर्थ लिख दिया तो उसके बारे में हम, बाकी कुछ हैं जो टॉपिक रहे हैं, जैसे रिसोर्स के बारे में टॉपिक है, वो आज भी है, वेदर के बारे में था, वो आज भी है, ठीक है? तो बहुत सारे टॉपिक्स चेंज हो चुके हैं, ये पिछले बार का है जो 38 थे, यानी 15 टॉपिक हमने काट दिए इस बार, और 15 टॉपिक कम करने के बाद इस बार केवल 23 रह गए। अब करना क्या है भैया, आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। यूट्यूब से कर रहे हो, एप्लीकेशन से कर रहे हो, एप्लीकेशन में भाई नया बैच हम शुरू कर चुके हैं, और मैं फिर से बता दूं, आपके लिए साइंस की जो क्लासेस होंगी या बहुत इंपॉर्टेंट सोशल साइंस की जो क्लासेस होंगी वो मैं लेके आऊँगा, ठीक है? तो वो जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दोगे, और आखिरी के जो दिन हैं हमारे मिलिट्री स्कूल के और सैनिक स्कूल के,
वहाँ पे हम मन लगा के मेहनत करने वाले हैं। और इसी के साथ आपका बहुत 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 धन्यवाद और जय हिंद, नमस्कार, गुड बाय। आप भाई क्रैश कोर्स, इसके अलावा ब्रह्मास्त्र जो आपका रहने वाला है 50 ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये भी आप ले सकते हो। और क्रैश कोर्स के अंदर भाई आपका रहने वाला है कि पूरा का पूरा सिलेबस, 5 घंटे की क्लासेस और सारा कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा। तो मन लगा के करो तैयारी। और इस बार मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल का जो बहुत कठिन सपना है 9th क्लास में, उसको भी पूरा करने में सुखोई आपके साथ है। धन्यवाद।